देश भर में 75वें स्वतंत्रता दिवस को भव्य और दिव्य रूप से मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मोदी सरकार ने भी आजादी के 75 साल को यादगार बनाने की पूरी तैयारी की और इस बीच आतंकियों की देश पर नापाक नजर है। लेकिन आतंकियों की हर साजिश को फेल करने के लिए सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया है कि आतंक के आका भी आ जाएं तो भी सुरक्षा घेरे को भेद न पाए। देश 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटा है और आतंकी आजादी के जश्न के रंग में भंग मिलाने की साजिश रचने में लगे हुए हैं। लेकिन देश भी अलर्ट पर है। देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, देश की सेना अलर्ट पर है, देश की पुलिस अलर्ट पर है और आतंक के तमाम नापाक मंसूबों को चकनाचूर करने के लिए बेहद सीक्रेट चक्रव्यूह तैयार किया गया है। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली से श्रीनगर तक, शहर से सरहद तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है। हर आने जाने वाले पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। देश की सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त कितनी सतर्क हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के काजीकुंड में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। अमृतसर में एक हैंड ग्रेनेड को बॉम्ब स्क्वाड ने डिफ्यूज किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के सांबा बॉर्डर पर सीमा पार से आने वाले ड्रोन को गिराने के लिए भी देश के वीर तैयार खड़े हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक लश्कर के 6 आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में हैं। तो आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद भी आतंक का प्लान बनाने में लगा हुआ है। लेकिन सुरक्षा इतनी तगड़ी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। आज तक ब्यूरो। ट्विटर को लेकर राहुल गांधी का आक्रोश 7वें आसमान पर है। ट्विटर ने राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं के अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। आरोप रेप पीड़ित परिवार की पहचान उजागर करने का है। कांग्रेस नेताओं और खुद पर ट्विटर की तरफ से कार्रवाई की व्याख्या आज राहुल गांधी ने की। Not an attack on Rahul Gandhi. आज राहुल गांधी ने करीब 1 मिनट 25 सेकंड का वीडियो जारी किया। वीडियो संदेश के जरिए एक साथ 3 अहम सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, क्या कंपनियां देश की राजनीति तय करेंगी? सवाल नंबर 2, क्या हम खुद देश की राजनीति तय करेंगे? सवाल नंबर 3, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी न्यूट्रल नहीं? राहुल गांधी का बड़ा और कड़ा रिएक्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के खिलाफ आया। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी संवाद के लिए ट्विटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अपने विचार ट्विटर के जरिए करीब 2 करोड़ फॉलोअर्स तक पहुंचाते हैं। लेकिन बीते दिनों राहुल का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि हजारों नेताओं के ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए गए। इसमें कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स के नाम भी हैं। ट्विटर का तर्क है कि राहुल ने एक तस्वीर पोस्ट की जिससे रेप पीड़ित बच्ची के परिवार की पहचान उजागर हुई। उसी तस्वीर के चलते कार्रवाई हुई। हालांकि राहुल का आरोप है कि एक्शन के पीछे आवाज दबाने की कोशिश है। A company is making its business to define our politics. And as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair. They're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. राहुल ने जो बड़ी बात कही उसे समझिए। नंबर 1, ट्विटर ने मेरे लगभग 2 करोड़ फॉलोअर्स का हक छीना। नंबर 2, अकाउंट ब्लॉक करना लोकतंत्र पर हमला है। नंबर 3, एक कंपनी राजनीतिक प्रक्रिया में दखल दे रही है। नंबर 4, ट्विटर भेदभाव करने वाला प्लेटफॉर्म बना। इस एक्शन के विरोध में कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रोफाइल पिक में राहुल की तस्वीर लगाई। राहुल ट्विटर के एक्शन को लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। वहीं बीजेपी का रिएक्शन भी आया। जब ट्विटर ने हमारी पार्टी के कुछ नेताओं के अकाउंट
को मिसलीडिंग या मैनिपुलेटेड मीडिया कह के टैग किया, जब कांग्रेस का टूल किट सामने आया था, तब यही कांग्रेस पार्टी ट्विटर के साथ खड़ी थी। अब देश के कानून के अनुसार अगर कोई कार्रवाई होती है तो आप ट्विटर और सरकार पर बयानबाजी कर रहे हैं। जैसा आरोप आज कांग्रेस लगा रही है, वैसा ही आरोप बीजेपी द्वारा अपनी पार्टी के नेताओं पर ट्विटर के एक्शन के बाद लगाए गए थे। ट्विटर के एक्शन को लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के अपने अपने दावे हैं। Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? राहुल गांधी जी स्टेटमेंट दिया है and he has told that all session murder of democracy. उन्होंने क्या क्या किया, उन पार्टी ने क्या किया, लोकसभा में, राज्यसभा में कैसे उनका व्यवहार था, ये सब देश देख रही है. I demand, if they have little sense of responsibility and democracy, they should apologize to the country. अभी राहुल गांधी के ट्विटर पर एक्शन हुआ, लेकिन अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फेसबुक को चिट्ठी लिखकर राहुल के इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर ही आजादी के 74 साल बाद भी देश में समाज को बांटने का काम नहीं हो रहा, बल्कि वीआईपी सोच यानी कि अपने पद कद रुतबे के कारण दिमाग में लाल बत्ती लेकर घूमने वाली बीमारी भी विवादों को जन्म देती है, नागरिकों से दोहरा बर्ताव करती है। कहानी अब मध्य प्रदेश की आपको दिखाते हैं, जहां पर आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय को उज्जैन में नियम तोड़ दर्शन कराने के लिए पुजारियों तक को रोक दिया गया। उज्जैन का महाकाल मंदिर, जहां कोरोना काल में भस्म आरती पूरी हो जाने से पहले कोई भी हो, चाहे वीआईपी या आम श्रद्धालु, सभी को मंदिर में प्रवेश तक की इजाजत नहीं। उसी उज्जैन के महाकाल मंदिर में नाग पंचमी की पूजा के दिन भस्म आरती से पहले नियम तोड़कर मंदिर के भीतर से आते बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बेटे और विधायक आकाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला दिखते हैं, जिन पर वीआईपी होने का फायदा उठाने का आरोप लगता है, लेकिन जवाब कोई नहीं देता। सर, आपके कारण पुजारियों को नीचे नहीं आने दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, पुजारी तक को कैलाश विजयवर्गीय के वीआईपी दर्शन के चक्कर में मंदिर के भीतर जाने से रोके जाने के आरोप पर कोई जवाब नहीं आया, तो विधायक भी चुप रहे। मेंदोला जी, पुजारियों को आपके कारण नीचे नहीं आने देना, कुछ बोलेंगे आप? न कैलाश विजयवर्गीय बोले, न उनके बेटे, न बीजेपी विधायक मेंदोला। सब आरोपों के मुताबिक भस्म आरती से पहले ही जनता से मिली ताकत वाले पदों के कारण नियम तोड़ दर्शन करके चले गए। बोले तो सिर्फ पुजारी बोले। जी आए थे इंदौर वाले, वो दर्शन करके निकल गए, पुजारी जी यहाँ खड़े हैं। जी, कितने घंटे लेट हो गए यहाँ आरती के लिए? आधा घंटा हो गया वहाँ पे। पुजारी यहाँ के आरोप लगाते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को नियमों के विरुद्ध जाकर दर्शन का लाभ देने के चक्कर में भगवान की भस्म आरती तक आधे घंटे लेट करा दी गई। प्रशासन इन आरोपों को खारिज करता है, लेकिन जब कलेक्टर से पूछिए कि वीआईपी एंट्री कैसे नेताजी को मिली, तो जवाब आता है। जो प्रवेश है, जिनको श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरीके से हम लोगों ने प्रतिबंधित कर रखा है, वही नियम आगे भी रहेगा। आम आदमी के लिए प्रतिबंध, तो फिर कैलाश जी पर कृपा क्या सिर्फ इसलिए बरसी क्योंकि वो वीआईपी हैं? और अगर ऐसा है तो धर्म संस्कृति की बात करने वाले दल ही क्या वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं? जबकि प्रधानमंत्री तक कह चुके हैं कि वीआईपी की जगह ईपीआई लाना है, यानी एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन आज तक। महाराष्ट्र में अब दही हांडी को लेकर महाविकास आघाड़ी और बीजेपी दोनों ही आमने सामने हैं। बीजेपी कह रही है कि दही हांडी का त्योहार इस बार सेलिब्रेट करेंगे, जबकि एमवीएस सरकार का कहना है कि जो नियमों का पालन नहीं करेगा वो भुगतने के लिए तैयार हो जाए।
अगस्त के आखिर में जन्माष्टमी का त्योहार है। मुंबई में उस समय दही हांडी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पर माना जा रहा है कि कोरोना को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार पिछले साल की तरह सख्त स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOPs जारी कर सकती है। इससे पहले कि सरकार गाइडलाइंस निकाले, बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो दही हांडी का त्योहार मनाएगी। महाराष्ट्र की सरकार ने शराब के ठेके खोल दिए, बियर बार खोलने की अनुमति दे दी, पर मंदिर खोलने पर अभी भी रोक लगा के रखी है। विगत 2 वर्षों के अंतराल में समूचे देश ने देखा है कि यह सरकार किस प्रकार से हिंदू विरोधी है। अब घर में बैठ करके सरकार के लोग कहेंगे कि भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव आ रहा है, यह भी न मनाए। हिंदू विरोधी कोई भी फैसला हम महाराष्ट्र सरकार का नहीं सुनेंगे। भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम धूमधाम से मनाएंगे। हालांकि बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि वो नियमों का पालन करेंगे, लेकिन त्योहार हर कीमत पर मनाया जाएगा। जरूर सरकार कोई नियम बना सकती है कोविड को लेकर, हम उन नियमों का पालन करेंगे। जो भी मानक है उनका पालन करते हुए हम हमारे भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव धूमधाम के साथ मनाएंगे। बीजेपी से पहले MNS भी इस मुद्दे को उठाती रही है, लेकिन सरकार किसी ढिलाई के मूड में नहीं है। बीजेपी और मनसे के नेता कह रहे हैं कि वो दही अंडी का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से SOP जारी की जाती है। सभी नागरिक नेता विधायकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे उसका पालन करें। नरेंद्र मोदी जी देश को आह्वान कर रहे हैं कि त्योहारों के दरमियान भीड़ ना हो, उसका ध्यान रखें। अपने नेताओं को कहते हैं कि लोगों के बीच में जाएं, लोगों को समझाने का काम करें। अगर बीजेपी के विधायक मोदी जी का नहीं सुन रहे हैं तो इससे ज्यादा और कुछ बुरा हो नहीं सकता। लेकिन जो नियम बनाए जाएंगे उस पर अमल करना सबकी जिम्मेदारी रहेगी। अगर अमल नहीं होगा तो निश्चित रूप से प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगा। दही हांडी के लिए काफी गोविंदा मंडलों ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। वो कह रहे हैं कि दोनों वैक्सीन लगवा चुके गोविंदा ही दही हांडी के खेल में इस बार शामिल हो रहे हैं और 3 या 4 से ऊपर थर वाला पिरामिड नहीं बनाएंगे। साथ ही सभी गोविंदा स्थानीय दही हांडी में ही शामिल होंगे। पहले की तरह बाइक या ट्रक से दही हांडी के लिए दूर नहीं जाएंगे, पर इस बार सरकार उन्हें अनुमति दे दे। वो परंपरा के लिए त्योहार मनाना चाहते हैं। पिछले दिनों गोविंदा मंडलों का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी इस मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे से भी मिला था। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। बात बाढ़ और बारिश की। उत्तर प्रदेश की खास तौर पर अगर बात करें तो 24 जिले ऐसे जो इस वक्त बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा हो, यमुना हो, तमाम नदियां उफान पर है और जिसकी मार शहर शहर गांव-गांव पर पड़ रही है। सबसे पहले हम बात संगम नगरी प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां पर गंगा और यमुना दोनों ही नदियों के पानी ने कहर बरपा रखा है। कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। हजारों लोग बाढ़ की चपेट में हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि खाने पीने तक की मुश्किलें आ रही हैं। साफ है कि गंगा यमुना के उफान ने इन दिनों पूरे प्रयागराज में कोहराम मचा रखा है। डूब गई है गलियां, डूब गए हैं रास्ते। पहली मंजिल तक मकान डूबे, घरों में रखे सामान डूबे और बाढ़ की इस मार में डूबती जा रही है जल्द राहत की उम्मीदें। भूखे प्यासे मर रहे फंसे यहाँ पे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को परेशानी से कोई मतलब नहीं यहाँ पे। क्योंकि प्रयागराज के जिन रास्तों पर दौड़ती थी जिंदगी, वहाँ सिर्फ सैलाब है। गंगा यमुना का पानी बढ़ने से मुश्किलें बेहिसाब हैं। बाढ़ की ऐसी मार के आगे लोग बेबस हैं। कहीं आना जाना मुमकिन नहीं है और न ही खाने का कोई इंतजाम है। आफत ऐसी है कि
कि भूखे प्यासे लोगों के दिलों से आह निकल रही है। बहुत तरह की समस्या है भैया, आपको हम क्या बताएं। बच्चा हमारा 2 दिन से भूखा था, पानी की समस्या, बाढ़ की समस्या, खाने की समस्या, आपको क्या बताएं हम, बताइए। यहाँ पे कोई नाव वाला आ रहा, ना कोई पार्षद आ रहा, ना कुछ आ रहा, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। ठीक है, कोई हमें पूछता तक नहीं है हमें यहाँ पे आके कि आप फंसे हैं यहाँ पे, आप क्या खा रहे बच्चे के साथ, क्या पी रहे, कैसे जिंदा हैं, बताइए। सबसे बदतर हालात चांदपुर सलोरी इलाके के हैं। यहाँ हजारों घर डूबे हुए हैं। सलोरी के कैलाशपुरी मोहल्ले में हर ओर बस पानी ही पानी है। यहाँ ज्यादातर प्रतियोगी छात्र रहते हैं। बाढ़ की वजह से इलाका खाली कर दिया है और सामान निकालने के लिए एनडीआरएफ से गुहार लगा रहे हैं। पानी से रूम डूब गया है और पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस वजह से हम लोग अपना सामान निकालने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं एनडीआरएफ के पास। सिर्फ चांदपुर सलोरी ही नहीं, गंगा यमुना की बाढ़ ने कई और इलाकों में मुश्किलें यूं ही बढ़ा रखी है। पहली मंजिल पूरी तरह से डूबी हुई है। मकान की ऊपरी मंजिल लोगों की शरण स्थली बन गई है। इलाके में नाव के जरिए लोगों तक पानी की बोतलें और खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। बाढ़ की मार के बीच दोहरी आफत उन लोगों के लिए है जिसके घरों में कोई बीमार पड़ा है। 3 जगह जो है महिलाएं जो है मतलब बीमार थी, उनको ले आके जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराना। 2-3 दिन पहले, मतलब 3 दिन पहले हम लोग ले आके एडमिट कराए उनको। मतलब काफी बीमार थी। अब चारों तरफ पानी लगने की वजह से कोई साधन वहाँ नहीं जा पा रहा था। फिर हम अपने बोट से गए, उनको लेके आए, ले आके उनका इलाज मुहैया कराए। प्रयागराज में आई जबरदस्त बाढ़ में बर्बादी की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रशासन इसी कोशिश में लगा है कि सैलाब के संकट के बीच किसी तरह लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने पहले से ही ड्यूटियां लगा रखी हैं कि कोई भी आदमी अगर उसको बाहर निकलना है तो उसको समय से निकाल लिया जाए और जो शिविर बने हैं, शरणार्थी शिविर हैं, वहाँ पर ला करके उनको रखा जाए और उनके घरों की सुरक्षा के लिए हमारी पेट्रोल टीम लगी है। सरकार भी संगम नगरी पर आई इस मुसीबत पर नजर बनाए हुए है। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ बैठक की और भरोसा दिलाया कि गंगा कॉरिडोर बनने के बाद प्रयागराज के लोगों को ऐसी बाढ़ से जूझना नहीं पड़ेगा। सच है कि प्रयागराज में बाढ़ का यह संकट लगभग हर वर्ष आता है और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने यह भी कहा है कि एक व्यापक और दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करिए जिसके आधार पर प्रयागराज को सदा सर्वदा के लिए बाढ़ से मुक्त किया जा सके। बाकी गंगा मैया की कृपा बनी रहे, ये हम लोग अपेक्षा करते हैं। लेकिन ये बात तो भविष्य की है। मुसीबत आज प्रयागराज को बाढ़ के रूप में घेरे हुए है। डरे सहमे लोग गंगा यमुना में पानी घटने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। शायद वहां ही कुछ सुनवाई हो। विगत रात में जो बीती है उसमें जो वाटर राइज है वो काफ़ी कम राइज कर रहा है। 8 घंटे में लगभग 3 सेंटीमीटर ही बढ़ोतरी हुई है और संभावना है कि आज ये स्थिर होना चाहिए यदि कोई बहुत ज़्यादा अधिक बरसात नहीं होती है तो। और मुझे लगता है कि आज शाम से नहीं तो कल सुबह से इसमें थोड़ा सा सुधार आने की आवश्यकता है। प्रयागराज में गंगा यमुना में पानी बढ़ने की रफ्तार तो घटी है, लेकिन बाढ़ की ये मुसीबत अभी कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि गले तक भरे पानी को उतरने में काफी वक्त लगेगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको भोलेनाथ की नगरी वाराणसी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर गंगा नदी ने रौद्र रूप अख्तियार किया हुआ है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके बाद वाराणसी में गंगा अलग अलग रास्तों से होते हुए शहर में दाखिल हो रही है। गांव का हाल तो और ज्यादा खराब है। बाढ़ से घिरे गांव के लोग घर बाहर छोड़ने को मजबूर हैं। बाढ़ से बर्बादी झेल रहे लोगों का गुस्सा भी अब 7वें आसमान पर है। क्या बोले, मोदी जी जब कहेंगे देंगे तब ना हम लोग बोलेंगे। हम लोग को पूरी जगह बाढ़ से गड़ रहा है, पूरी खेती नष्ट हो गई। अब कोनो सहारा नहीं हम लोग के लिए। 95% खत्म हो गया है। मोक्षदायिनी गंगा की लहरें प्रलयंकारी हो गई हैं। गंगा नदी के किनारे लबालब हैं। गंगा के किनारे बसे शहरों में सैलाब है। और ऐसा ही तांडव भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में भी नजर आ रहा है।
यहाँ पहले गंगा नदी के किनारे बने घाट डूबे, घाट पर बने मंदिर डूबे। फिर बढ़ती लहरों ने शहर के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। गंगा नदी के रौद्र रूप ने लोगों को डरा दिया है। सभी के मन में सवाल यही है कि मुसीबत का ये उफान घटेगा कब। मकान डूबे हुए हैं सर, लगभग सभी के बेसमेंट में, यहाँ आश्रम में भी बेसमेंट में नीचे घुस गया है, जलजला हो गया सर। और एक बड़ा सा सुरंग फूट गया है नीचे जमीन में। कुआं हम लोगों का था वो भी डूब गया है सर। घर मकान डूब गया है, बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत तबाही मचा दिया है। लोग छत पे हैं तो छतई पे हैं, नीचे नहीं आ पा रहे हैं। पैखाना में खाना बनाने का हर जगह पानी लीक कर गया, सीवर ऊपर आ गया हर जगह। वाराणसी शहर के हालात दिनों दिन बिगड़ रहे हैं। गांव में तो हाल और भी बुरा है। बाढ़ से बचाव के लिए टीकरी गांव के पास प्रशासन ने अस्थायी बांध बनाया था, मगर उसके बह जाने के बाद रमन बनपुरवा गांव में पानी तेजी से बढ़ने लगा। गांव वाले पलायन करने पर मजबूर हो गए। यहां न तो एनडीआरएफ की टीम पहुंची, न सरकारी मदद। गंगा का जो जलस्तर है वो 72.31 मीटर को पार कर गया है, यानी कि खतरे के निशान से कहीं ऊपर गंगा बह रही है। और नजारा हम आपको दिखा रहे हैं इस गांव का, जहां लोग मजबूर हैं पलायन करने के लिए, क्योंकि जो बाढ़ का पानी है वो इस कदर गांव में भर चुका है कि अब यहाँ लोगों का रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हम मौजूद हैं इस वक्त रमना बनपुरवा गांव में, जहां टिकरी में 2013 में बना एक अस्थायी बांध टूट जाने के बाद यहाँ ये हालात पैदा हो गए हैं कि लोगों के आगे अब घर छोड़ के जाने का कोई और विकल्प नहीं है। बाढ़ की मार झेल रहे लोग सरकार से नाराज हैं और इस मुसीबत के बीच उनका गुस्सा फूट रहा है। नाराज है सरकार से ऊपर बैठल बान अधिकारी कुर्सी पर। हमनों के देखा के चाहिए ना कि जनता के लगानी खेत लिया था। गांव में लोगों के घर डूब गए हैं। डर इस बात का है कि अगर पानी और बढ़ा तो गांव से निकलना तक संभव नहीं होगा। पूरा घर डूब गया है। पूरा डूब गया है। अब सामने आप देख रहे हैं ना, अब ओकरे आगे का बतावल जाए, पानी कौनो मतलब नहीं, सब रुकी न रुकी। 2013 में बांध बनाने का भरोसा था जो आज तक पूरा नहीं हुआ। ऐसे में लोगों ने बांध नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया। बांध नहीं तो वोट नहीं, बांध नहीं तो वोट नहीं, बांध नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पर जब 2013 में बाढ़ आया था तो बहुत ज्यादा पानी, लगभग इससे भी ज्यादा पानी उस टाइम आया था। तो बांध बनाने के लिए सरकार को प्रस्ताव अर्जी दिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। जब भी चुनाव आता है तो सभी लोग आते हैं, उसका सर्वे करते हैं कहाँ से कहाँ तक है, उसको बस लेकर जाते हैं, मगर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। वाराणसी का ये हाल करीब एक हफ्ते से है। लोगों की मदद के लिए पीएम मोदी ने प्रशासन से बात की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहत का काम तेज करने के लिए मोर्चा संभाला। एनडीआरएफ की बोट से उन्होंने वाराणसी में बाढ़ से मची तबाही देखी। कोशिश इस बात की है कि बाढ़ की इस मार के बीच लोगों तक मदद पहुंचाई जाए ताकि उनकी मुश्किलें कुछ कम हो सकें। अभिषेक मिश्रा, वाराणसी, आज तक।